नमस्कार। विल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। होली के रंगों से अपने जीवन को सराबोर कर हम अप्रैल महीने में प्रवेश कर। सीखने की अगर बात हो तो हर रंग से हम कुछ सीख सकते हैं। सफ़ेद रंग शांति और सौहार्द का, केसरिया रंग बलिदान का, हरा हरियाली और प्रगति का प्रतीक है। मगर इन सब से ऊपर एक रंग है मानवता का, दूसरों के प्रति मर्म और अपनत्व के भाव का। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में घटित होने वाले लगभग हर घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई स्त्री या पुरुष का हाथ होता है। मगर यहीं एक समुदाय ऐसा भी है जिसे कौतूहल की दृष्टि और हीन भावना से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। सकारात्मकता में भी हास्यास्पद बनने से अधिक इन्हें कुछ उपलब्ध नहीं होता। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर की। और इन्हीं में एक नाम है अमरजीत, जिन्होंने तमाम कसौटियों से ऊपर उठकर अपना एक प्रतिष्ठित पहचान बनाया है। और इन्हीं से मुलाकात करने हम आ चुके हैं इनके शहर जमशेदपुर। अक्सर हमने देखा है कि शादी ब्याह जैसे तमाम खुशियों के मौके पर इस समुदाय के लोग आते हैं और तालियां बजाते हुए दुआएं देते हैं। उनकी तालियों की आवाज एक खास तरीके की होती है। थर्ड जेंडर को लेकर समाज की मानसिकता यही रही है। यह सिर्फ नाच गाना और दुआएं देने के लिए हैं, पर इस धारणा को बदलकर ये आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर नौकरी भी कर रहे हैं। इस प्रयास में अमरजीत सिंह भी लगे हैं और अपने समुदाय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, समाज की अगर मैं बात करूंगी तो समाज में हमें लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जब मैं छोटी थी तो लड़कों की तरह मेरा रहन सहन होता था, और जब बड़ी हुई, जब मैंने साड़ी पहनना शुरू किया तो लोगों के बीच बहुत सारे प्रश्न उठ गए कि अबे ये तो लड़का था, ये लड़की कैसे बन गया। तो लोग हमेशा यही समझते हैं कि किन्नर पैदा होते हैं या किन्नरों में ये सब चीज़ें होती, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है। कुछ भ्रांतियाँ समाज में है जिसे समाज को हमेशा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ नाच गा सकते हैं। जब मैं टाटा स्टील गई थी, फर्स्ट इंटरव्यू हमारा चल रहा था, उस जगह पे जब किन्नर की परिभाषा देखी गई तो वहाँ पे दिखाया, गूगल में किन्नर के बारे में बताया, किन्नर जो होते हैं वो नृत्य करने वाले होते हैं। तो हमेशा हम लोगों को नृत्य के तौर पे ही देखा कि हम बस नाचने गाने में इस्तेमाल होते, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें बहुत स्पेशल गुण दिए। अगर आप देखेंगे, औरत और मर्द की बात है, अगर औरत एक मतलब लिंग हो गया, स्त्री एक लिंग होगी, और हम दोनों लिंग में विकसित हुए, स्त्री और पुरुष, तो दोनों की क्षमताएं मेरे अंदर है, दोनों की पावर मेरे अंदर है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। लोग हमेशा समझते हैं नहीं ये बेकार है, इनका कोई काम नहीं है। जब भी जॉब मांगो या काम मांगो तो अरे यार तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, ताली पीटो, ट्रेन पे जाओ, सिग्नल पे जाओ। नहीं, ऐसा काम नहीं है। ईश्वर ने हमें स्पेशल बनाया, इसलिए दोनों गुण हमें दिए हैं। दोनों का दिल मेरे पास है, दोनों की सोच मेरे पास है, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। मैं प्रयास भी बहुत कर रही हूँ और समाज की सोच बदल रही है धीरे धीरे। देखते हैं कहाँ तक आगे हम सोच को बदल पाते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में थर्ड जेंडर का समाज में एक सम्मानीय स्थान रहा है। तुलसीदास जी ने भी उनके उच्च स्तरीय अस्तित्व को लिखा है। समय के साथ लोगों की मानसिकता इन्हें गाने बजाने, दुआएं देने तक ही समझा। उनकी उपेक्षा ने इन्हें जीवन यापन के लिए ट्रेन या सिग्नल पर मांगने को मजबूर कर दिया। कुछ शादी ब्याह उत्सव में बधाई देने के काम में लग गए और कुछ अपने समुदाय के सुधार में, जिनमें से एक हैं अमरजीत सिंह। देखिए, हमारे समाज में गुरु चेला परंपरा चलती है।
मैं अपने गुरु के नाम से ही जानी जाती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझसे यही पूछेंगे किसकी चेला है। वो नहीं पूछेंगे तुम कौन हो, क्या करती हो, नहीं, सबसे पहले मुझसे पूछा जाए तो किसकी चेला है। तो मुझे अपने गुरु का नाम बताना पड़ता है कि मैं शकीला नायक जी की चेला हूँ, नीलू नायक जी की चेला हूँ, रेखा जी की हूँ, क्योंकि मेरी जिस गुरु परंपरा में मैं चेला हूँ वो हमारी शकीला नायक जी हैं। लेकिन मैं सभी को गुरु मानती हूँ क्योंकि सभी मेरे आदर्श हैं और सभी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी मुझे बहुत मानते हैं। तो क्या होता है कि देखिए कई बार ना हमेशा लोगों ने देखा है कि कुछ लोग बधाइयाँ करते हैं घरों में, जब बच्चा होता है या घर गृह प्रवेश हुआ या शादी हुई, लोग जाते हैं मांगने के लिए। वो मेरी गुरु की परंपरा से वो चलता रहा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, जब वनवास चले गए थे तो उनके पीछे पीछे मर्द, औरत और कुछ किन्नर भी गए थे, कुछ जानवर भी गए थे। प्रभु श्री राम ने सबको लौटने को कहा, किन्नरों को नहीं कहा। जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस आए, उन्होंने देखा कि किन्नर वहाँ पे बैठे रहे 14 साल तक प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा प्रभु आपने तो हमें कहा ही नहीं, आपने तो हमें छोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने तभी किन्नरों को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, जिस घर में भी तुम जाओगे उस घर में बरकत होगी। इसे देखिए किन्नर जो है दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम की दी हुई वो दिया वो आशीर्वाद था, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। आज भी जब किसी घर में बच्चा होता है, जब किसी घर में शादी होती है, शुभ कार्य में हम जाते हैं। शुभ कार्य में कभी नहीं जाते हैं, शुभ कार्य में हम जाते हैं, मांगते हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी आप देखेंगे सिग्नल मांगते हैं, ट्रेन मांगते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए बधाई एक कल्चर है, वो एक सभ्यता है, परंपरा है जो शुरू से चलती आ रही। उस परंपरा में बहुत सारी चीज़ें को हमें मानना पड़ता है, उस परंपराओं के साथ चलना पड़ता है। तो कुछ लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते, ट्रेन मांगने चल जाते, सिग्नल मांगने चल जाते और कोई भी काम करते हैं। लेकिन अगर परंपरा की बात करेंगे तो वो हमारा हिजड़ा परंपरा ही सबसे बड़ी पुरानी परंपरा है। अमरजीत को उनके घर वाले लड़के की तरह पालना चाहते थे, पर इन्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद था। अधिकतर मामले में देखा गया है कि थर्ड जेंडर के होने पर माता पिता उसे कहीं छोड़ आते हैं, समाज के तानों से घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से एक मासूम को त्याग देते हैं, फिर थर्ड जेंडर के लोग ही इनका लालन पालन करते हैं। बचपन से ही उनको लड़की लोग का मतलब जैसा रहना करना और लड़की लोग का साथ ही ज़्यादा खेलने का उसका रुचि था और वही लोग का साथ खेलता था। गुड़िया उड़िया से बहुत उसको प्रेम था। वो लोग को लेके आना, लोग का कपड़ा सिलाई करना, ये सब में बहुत ही था। और देखिए अब इस युग में हो गए हैं तो हम लोग कुछ ही नहीं करते। मेरा परिवार भी सब अपना लिए हैं, कोई मतलब हम लोग कोई नहीं है उसका लिए। स्कूल इसको भेजते थे, स्कूल नहीं जाती थी वो, मेरे को अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, मैं नहीं पढ़ने जाऊंगी। स्कूल बदलते रहती थी, स्कूल से मैं उस स्कूल जाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब वहाँ ऐसा है वैसा है, वहाँ लड़की लोग मेरे को ही करती है, तब परेशान करती है, लड़का लोग परेशान करता है। ज़्यादा मतलब पढ़ने में भी उतना इसका रुचि नहीं था और ना पढ़ना चाहती थी। अमरजीत सिंह का जन्म सन 1994 में भुरकुंडा झारखंड में हुआ है। कोई लड़का उनके साथ खेलना नहीं चाहता था, इसलिए घर पर ही यह रहता था। क्लास 6 तक सब कुछ ठीक था, रोज स्कूल जाना आना हो रहा था। पर जब हाई स्कूल जाने लगा तब लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारना शुरू किया। यह एहसास कराया कि वह थर्ड जेंडर है। इसके साथ ही गलत हरकत भी इनके साथ करने लगे। तब उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ, पर किसी ने सुना नहीं। हार कर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल में थी जब मैं जिस बच्चों के साथ पढ़ती थी वो छोटे से ही मेरे साथ थे, मतलब नर्सरी से लेके LKG UKG 1 2 3 4 5 तक वो मेरे साथ रहे। 6th क्लास तक मैं वहीं पढ़ी क्योंकि प्राइमरी स्कूल था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अलग हूँ, क्योंकि बचपन से वो मुझे चिढ़ाते थे, अरे तू तो लड़की है, तेरी लड़की जैसी आवाज़ है, कभी मेरे को लड़कियों के नाम देने। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क तब पड़ा जब मैं 6ठी पास करके हाई स्कूल गई। हाई स्कूल जाने के बाद क्योंकि वहाँ मेरे से मैच्योर लड़के थे जो 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, उनको काफ़ी समझ थी। जब फर्स्ट डे स्कूल गई तो पूरा स्कूल मुझे देखने लग गया। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मंगल ग्रह से आ गई हूँ। लोग मुझे देखने लग गए, अजीब तरह की बातें करने लग गए, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ स्कूल गई थी। सबने कहा कि एक बॉडीगार्ड लेके आया है, क्योंकि मैं लड़कों की तरह रहती थी। 1 महीना किसी तरह बीता, 2 महीना बीता, तो क्या होता था कि अब स्कूल में तो मैं ही इकलौती थी ट्रांसजेंडर।
लेकिन मुझे लड़कों के साथ बैठना पड़ता था तो लड़के अजीब तरह की हरकतें करते थे, कभी छूना, कभी किस करना, मतलब अजीब अजीब तरह को टच करना। मैं नहीं समझ पाती थी क्योंकि उस समय ये गुड टच बैड टच था ही नहीं, वो तो अभी आया। और बहुत अच्छी बात है कि आज वो गुड टच बैड टच आया तो जो हमें पता चलता है कि कौन किस तरह से हमें छू रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं दूध लेने भी जाती थी खटाल में ग्वाले के पास, वो भी मुझे अलग अलग जगह पे बिठाते थे और अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते थे। मुझे मालूम नहीं चलता था ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तब मुझे पता चला कि ऐसा क्या था। तब मैंने घर में आके बताया कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग टीच करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम अमरजीत है लेकिन कोई अमरजीत नाम से नहीं बुलाता, कोई छक्का कहता, कोई हिजड़ा कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। ये मेरा नाम, ये मेरी पहचान नहीं थी। मैंने अपनी पढ़ाई को 7वीं कक्षा में ही छोड़ दिया। अमरजीत सिंह ने अपने संघर्ष की लड़ाई नहीं छोड़ी। इन्होंने काम करना शुरू किया, कभी वेल्डिंग किया तो कभी कपड़े की दुकान में काम की। फिर एक समय ऐसा आया जब इन्होंने सोचा कि ईश्वर ने इन्हें अलग बनाया है तो जिस तरह थर्ड जेंडर रहते हैं वैसे ही रहे और अपना रहन सहन अपने समुदाय की तरह कर लिया। उसके बाद मैंने उस समय से काम करना शुरू किया। मैं मतलब कपड़े की दुकान पे मैंने काम किया। कभी मैंने मांगने को प्रेफर नहीं किया क्योंकि वो मांगना लोग सोचते हैं बहुत आसान है। एक दिन मैंने प्रयास किया, मुझे लगा ये मांगना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैंने कपड़े की दुकान पर 400 रुपये महीने में काम किया। उसके बाद मैं वेल्डिंग सीखी। जब वेल्डिंग सीखने गई तो बहुत कठिनाइयाँ शुरू में हुई थी। आंखों में वेल्डिंग लग जाती थी, रात रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मैंने CNC मशीन सीखी। CNC ऑपरेटिंग सीख करके मैंने GMT में CNC मशीन 6 वर्ष तक ऑपरेट की। फिर मुझे लगा कि मैं ये सब जो कर रही हूँ ये सही नहीं है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैंने अपनी संस्था बनाई, उत्थान CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करना शुरू किया। जब यह समाज के सामने अपने समुदाय की तरह रहना शुरू किया तो धीरे धीरे सब साथ छोड़ने लगे। परिवार ने घर से निकाल दिया। समाज तो पहले से ही साथ नहीं था। तब इन्होंने उत्थान CBO NGO बनाकर थर्ड जेंडर के लिए काम शुरू किया। थर्ड जेंडर के लिए शौचालय, स्वास्थ्य के लिए तो इन्होंने काम किया ही, लड़ाइयां भी लड़ी। पर इनके साथ उनके प्रयास से पूर्वी सिंहभूम जिले में पहली बार थर्ड जेंडर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड बनना शुरू हुआ। समाज की परिस्थितियों से मैं हमेशा संवेदित होती रहती हूँ। मनुष्यता के धर्म से कोशिश करती हूँ कि जुड़ी रहूँ और इस धर्म के धार्मिक होने के नाते इस संसार में जितने मनुष्य हैं और उनमें भी जो वंचित हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत बड़े समंदर में एक कतरे का क्या महत्व है ये तो नहीं जानती हूँ, पर कतरा जाता है तभी समुंदर बनता है। इसी बात में विश्वास रख के अपना कदम आगे बढ़ाती रहती हूँ। हमारे साथ अमरजीत जुड़े थे और इसी कोशिश में, इसी कतरे की एक कोशिश में मैं अमरजीत जी से जुड़ी। अमरजीत जी से जुड़ने का एक बड़ा ही सुहाना वाक़या है कि मैं भोजपुरी पत्रिका अंगना निकालती हूँ और पिछले 17 वर्षों से लगभग मैं इस पत्रिका को निकाल रही हूँ। जाने क्यों मन में आया कि एक अंक इस पत्रिका का उनके लिए भी निकले, मातृशक्ति की ये पत्रिका है और उनके लिए भी निकले जिनके लिए माता पिता कम पड़ जाते हैं। और उस समय मैंने ये सोचा कि मैं ट्रांसजेंडर अपने भाई बहनों के लिए एक पूरा विशेषांक निकालूंगी। उसी क्रम में मैं कुछ लोगों से मिलने चली और मुझे मिले अमरजीत। अमरजीत जी उस समय मेरे लिए भाई बनकर आए थे और उनसे मैं मिली थी। हम लोगों ने एक साथ कई बैठकें की, कई साक्षात्कार हम लोगों ने लिए और मैं उनसे जब जुड़ी थी तो उस समय अमरजीत जी बहुत कम उम्र के भी थे और उतने परिपक्व भी नहीं थे। मैं उनके मन की बात जानने की कोशिश की। मैं एक बार में वो पूरा खुले नहीं, अपनी बात कह नहीं पाए। वो दूसरी बार
तीसरी बार मैं उनसे मिली, अपने साथ वो कई लोगों को भी लेकर आए थे, जिसमें बेबो का नाम भी मैं लेना चाहूँगी, डॉली भी थी। तो इस तरह से कुछ लोग और उनके साथ थे और उन सब से मैंने साक्षात्कार लिया, वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की, उनके दिल की गहराइयों तक, उन संवेदनाओं तक जाने की कोशिश की जिनके कारण ये अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रहे थे, हाशिए पर महसूस कर रहे थे। संयोग से मैं अपने इस प्रयास में सफल हुई और मैंने पूरी पत्रिका इन लोगों के साक्षात्कार, इन लोगों की परिस्थितियों, इन लोगों के साथ घटी घटनाओं के आधारित कहानियों, कविताओं की निकाली। यह पत्रिका भोजपुरी साहित्य में निकली और दूर दूर तक गई, मॉरिशस तक गई, और बार बार मुझे कई पत्र आए इस पत्रिका के लिए कि मैंने एक साहसिक कदम उठाया है और ऐसे लोगों के लिए मैंने इस पत्रिका को डेडिकेट किया है, इस पत्रिका को समर्पित किया है जिनके लिए लोग जल्दी हाथ बढ़ाते नहीं हैं। यहाँ तक कि IIT से आए एक प्रोफेसर ने मुझसे इस पत्रिका के विमोचन के समय उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को लोग अपने अंगना में स्थान नहीं देते हैं, उनको संध्या ने अपने अंगना में बुलाया है। यह बात IIT के प्रोफेसर ने खुले मंच से कहा था और इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी इन लोगों के लिए कि ये इनका भी स्थान अंगना में होना चाहिए, ये भी अंगना के ही एक वासी हैं, इनको अंगने से बाहर हम क्यों रखते हैं। तो इस अंगना पत्रिका में इनके आने की यही दास्तान रही और मैं इसी तरह से अपनी पत्रिका के माध्यम से इनसे जुड़ी और संबंध इतना गहरा हो गया, इतना प्यारा हो गया कि हम लोग आपस में हमेशा बात करते रहते थे और इनकी समस्याओं से मैं हमेशा पूछती रहती थी कि कोई बात है, कोई ज़रूरत है। कुछ ही दिनों के बाद कोरोना का आक्रमण हुआ और कोरोना के आक्रमण में मैं ये सोच रही थी, अचानक मैंने यूं ही पूछा फ़ोन करके कि अमरजीत जी क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो अमरजीत जी तो काफ़ी दुखी दिखे और उन्होंने कहा दीदी ठीक ठाक तो हूँ, लेकिन कह के उन्होंने छोड़ दी बात वहीं पर। मुझे ऐसा लगा सरकार, समाज के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, नेतागण और जिन्हें यश और वैभव कमाना था, नाम अपना लेना था, वो तो बहुतों को सहायता कर रहे थे। कई लोग वृद्धाश्रम में सहायता दे रहे थे, दिव्यांगों को सहायता दे रहे थे, पर ये एक क्षेत्र छूटा हुआ था जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी। दूसरी एक बात बहुत बड़ी थी कि इनका कमाने का जो जगह था वो पब्लिक प्लेस था और वो सारे जगह बंद हो गए थे कोरोना में। तो आखिर इनकी आमदनी होती कहाँ से, ये खाते कहाँ से। तो मैंने पूछा कि अमरजीत जी से कि कोई समस्या हो तो बताओ भाई। तो इन्होंने कहा कि दीदी कुछ मुश्किल तो है, खाने पीने की तकलीफ़ भी हो रही है। मैं, ईश्वर जानता है और इस बात की मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये बात आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि सबों का ध्यान आकृष्ट हो इस ओर और इस ओर समाज के समर्थ लोग कदम बढ़ाएं, इसलिए ये बात कह रही हूँ। आत्म प्रशंसा की बिल्कुल इसमें बू नहीं है कि उस समय जब इन्होंने मुझसे कहा था कि खाने पीने की भी तकलीफ़ हो रही है, तब मैंने इनकी पूरी बस्ती के लिए लगभग, मैंने पूछा कितने घर हैं, कितने चूल्हे जलते हैं, तो लगभग इन्होंने कहा कि 60-70 चूल्हे हैं। तो मैंने 70 बोरिया में कुछ चावल, कुछ आटा, कुछ नमक, दाल, हल्दी, जो ज़रूरी चीज़ें थी जिनसे रोज़ का खाना बन सकता है, वो मैंने पैक करवाया था। जाना आना तो संभव नहीं था। मैंने स्टोर में ऑर्डर दिया था कि वो ऐसी बोरियां पैक कर दें और पैक करने के बाद उन बोरियों को मैंने वहाँ पर दिलवाया था। मैं खुद भी नहीं जा सकी थी, ये भी बात है, लेकिन अमरजीत जी आए और उसको लेकर वहाँ से गए। इनका एहसान है कि मेरे इस छोटे से प्रयास को इन्होंने गति प्रदान किया और ये वहाँ गए और इन्होंने बराबर सब में इसका वितरण किया और इस तरह से कुछ छोटी सी एक कतरा, मैं कहूँ एक कतरा की सेवा कर सकी और छोटा सा संतुष्टि मुझे मिला।
मुझे ये भी उस समय लगा कि इस तरह के प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। पढ़े लिखे लोग, नौकरीशुदा लोग, यश और वैभव कमाने वाले लोग अपने ही में डूबे रहते हैं। इनसे आगे बढ़कर ऐसे काम हम लोगों को करने चाहिए, क्योंकि समाज में रहने, खाने पीने, सम्मान, सबका अधिकार इन लोगों का भी बराबर से है। उनकी भावना को समझते हुए, उनके अधिकार को समझते हुए टाटा समूह ने अमरजीत को पहले थर्ड जेंडर के रूप में डंपर ऑपरेटर नियुक्त किया। उनके साथ ही सारी सुविधाएं दी जो उनके एम्प्लॉय को मिला करती है। घर, स्वास्थ्य सुविधा, मान सम्मान, जो भी इनका अधिकार है वह इन्हें दिया गया। मैं अमरजीत, जो बहुत ही करीब उत्थान संस्था के जो संस्थापक है, शुरू से मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। हमको सबसे खराब जो लगता है कि समाज में लोगों को जागरूक करना इतना ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो लोग हैं वो अपने परिवार से ही परित्यक्त हो जाते, घर का अपना लोग उनको निकाल देते। जिनको अपना लोग निकाल देते, पराया उनको अपना करना ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन समाज में धीरे धीरे इसका एक जागरूकता भी आ रही है। और एक बात है कि अर्धनारीश्वर हम लोग पूछते हैं, लेकिन यही अर्धनारीश्वर तो इलुन का है। तो इलुन का अपना क्या कसूर है? ये तो भगवान की सृष्टि है। हम आप जैसे जन्म लिए हैं, वो भी वैसे ही जन्म लिए, तो इनका अपना तो कुछ कसूर नहीं है। तो अभी समाज में चाहिए का उन लोगों को एक अच्छा जगह पर अपना जीविका निर्वाह करने का एक रास्ता दिखाना। जैसे टाटा स्टील अभी कुछ ऐसे कर्मियों को अपना टाटा स्टील में जॉब दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लोग रास्ते में भीख मांगते हैं, चाहे पैसा मांगते हैं सबसे, इससे कम वो लोग उभर के आए। क्यों? कि ये सब में क्षमता है। ये लोग कोई एक मॉल में भी जाके सेल्स गर्ल का काम कर सकती, लेकिन काम देगा कौन? काम देगा से जो मालिक है। तो उस मालिक में अगर इतना जनजागरण, इतना चेतना, इतना मानविकता नहीं होगा तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? लेकिन जो स्थिति कुछ साल पहले था, अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखें सरकार के तरफ से भी प्रयास जारी है, क्योंकि अभी कोई जॉब में जब अप्लाई करता है उस फॉर्म में लिखा रहता है कि मेल फीमेल अदर। ये जो अदर है यही है थर्ड जेंडर। तो थोड़ा थोड़ा तो जागरूकता है, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। इसको और भी आगे बढ़ाना हम सब, आप सब मिल के ही कर सकते हैं। और मेरा सब से निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए। समाज में अगर उन लोगों का स्थिति को बदलना है तो जन जागरण का बहुत जरूरी है। अपना सोच में परिवर्तन लाना सबसे जरूरी है। समाज को परिवर्तन आप तब कर सकते जब अपने आप में आपका सोच का परिवर्तन कीजिए। उनकी अपनी पहचान है। ईश्वर ने इन्हें ऐसे ही रूप में जन्म दिया है। आज हमें इनके प्रति भ्रांतियों को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इन्हें तानों के बजाय औरों की तरह प्यार दें, इनका साथ दें। उनके जन्म के बाद इन्हें दुत्कारें नहीं, इन्हें भी पढ़ाएं, लिखाएं, एक काबिल इंसान बनाएं। जमशेदपुर में काम करते करते मैं चाईबासा पहुंची, चाईबासा काम करते करते रांची पहुंची, रांची करते करते धनबाद पहुंची। इन ज़िलों में मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ से कम्युनिटी को उठाया, आगे लेकर के आई, उनको बताया कि हम ऐसे हैं तो हम कुछ अलग करें। क्यों हम मांग रहे हैं, बधाई पे जा रहे हैं या कुछ चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी है, मांगना भी ज़रूरी है। क्योंकि बधाई जो कल्चर वो परंपरा से चलता है, उसको हम बदलेंगे नहीं और बदलना भी नहीं चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि जो परंपरा से चलता रहा वो देखिए, कभी आपके दुख में वो आपके यहाँ मांगने नहीं आते, सुख में आते हैं। और सुख कब होता है? जीवन में आपकी एक बार शादी होती है, 1 से 2 बार ही बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो एक ही बार आपके यहाँ या 2 बार, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं आते हैं। तो ये अलग बात है। तो मैंने उस परंपरा को नहीं अपनाया। एक दिन मैं मांगने गई थी, एक दिन मैंने प्रयास किया काली मंदिर पार्टी में। जब मैं मांगने गई, जब मैंने ताली ठोकी, हाथ आगे बढ़ाया, तो मैंने दिन भर में करीब मैंने 4 घंटे वहाँ बिताए, मुझे सिर्फ 10 रुपये मिला। तब मुझे लगा कितना कठिन है। मैं हमेशा सोचती थी मांगना,
हाथ फैला देना कितना आसान होता, लोग दे देते, नहीं, बहुत मुश्किल है। हाथ ताली मार के हाथ फैलाना आसान काम नहीं है। तो उस काम को मैंने नहीं अपनाया, मैंने अपनी संस्था बनाई, संस्था के साथ अपने लोगों को उठाया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। जोड़ते जोड़ते अलायंस इंडिया का वजूद प्रोजेक्ट हमारे पास आया, उससे हमारी संस्था और स्ट्रांग हुई। आज भी अलायंस इंडिया का प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, NNTP का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारी जो गुरु है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनके सहयोग से वो प्रोजेक्ट हमें मिला है। दीपिका दी के सहयोग से हमें प्रोजेक्ट मिला है। आज उसके तहत हम काम कर रहे हैं और ये काम सिर्फ जमशेदपुर नहीं है, आसपास के ज़िलों में भी हो रहा है, जिसमें हम तृतीय समुदाय को एक पहचान दे रहे हैं। जो पहचान हमारी खो गई थी, जो पहचान समाज ने हमें खोने पे मजबूर कर देता, उस समाज को हम उस सोच को हम फिर से उखाड़ के समाज में ला रहे हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाके लड़ रहे हैं कि हमें अधिकार मिले, हमें आवास मिले, हमें शिक्षा मिले, हमें रोजगार मिले। हम टाटा स्टील से बात करें, टाटा स्टील से भी हमने कहा है कि जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर नहीं है उनके लिए टाटा स्टील कुछ करे। टाटा स्टील फाउंडेशन से सौरभ सर से हमारी बात हुई है, वो उनके लिए करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सक्षम बनाएंगे ताकि आने समय में वो भी जॉब ले पाए। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा फ़र्क, सिर्फ पत्थर और नगीने में बड़ा फ़र्क, मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त काटने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा फ़र्क है। पूर्ण समर्पण के भाव से अमरजीत ने अपने समुदाय के 122 से अधिक लोगों को टाटा जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाने में मदद की और लगातार कई चेहरों की मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं। अमरजीत के प्रयास से 122 थर्ड जेंडर की नियुक्ति टाटा समूह में की गई है, जो एक सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। इनके साथ ही 26 बच्चों की जिम्मेदारी उनके जीवन यापन में सुधार कर रहे हैं। समाज की उपेक्षा के कारण उनकी शिक्षा नहीं हो पाती और ये मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। देखिए, हम हर सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए। सिर्फ टाटा स्टील ने ऐसी पहल करी पूरे भारत में कि 122 ट्रांसजेंडर को उन्होंने सर्विस दी। मुझे आज भी याद है 22 फरवरी 2020 को हम SNTI में मिस्टर सुदीप कुमार सिंह के साथ मिले थे और मिलने के बाद बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसी योजनाएं कर रहे हैं। तो हमें लगा ये फेक है, क्योंकि टाटा स्टील हमारे पास खुद से चल के आए, ये असंभव था। क्योंकि इससे पहले हम 2015 से प्रयास कर रहे हैं। हमने SNTI में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई, JNTVTI से फ्री ट्रेनिंग हुई, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। वो कॉन्ट्रैक्टर अंडर काम करने लगे और कंपनी में इतना अवेयरनेस नहीं था, वो कर नहीं पाए, उन्होंने काम छोड़ दिया। जब खुद से टाटा स्टील हमारे पास चल के आई तो हमें एक अचंभा सा हुआ, हमें लगा ये फेक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कंपनी हमें ले नहीं सकती। उसके बाद कोविड आ गया, सारी चीज़ें रुक गई। हमने बात करी, वो बोले हम प्रयास कर रहे हैं। हमें भी लग गया कि ये भी आए हैं, फ़ोटो खींच कर चले गए, अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। उसके बाद फिर एक बार दूसरी मीटिंग SNTI में हुई, तब पता चला कि नहीं, सारी चीज़ें वो प्लानिंग कर रहे थे, आगे कैसे क्या करना है बताइए। फिर हमने बताया कि ऐसी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर उन्होंने सारी चीज़ों को तैयार किया, हमें वेस्ट बोकारो बुलाया, हम वहाँ गए, वहाँ हम घूमे, सभी लोगों से मिले, अपनी बातों को रखने के बाद वहाँ 14 लोगों का इंटरव्यू हुआ। नहीं, वहाँ पे टोटल 340 रिज्यूम आए थे, जिसमें से वहाँ पे टोटल 70 लोग प्रेजेंट हुए थे और 70 में से सिर्फ 14 लोगों का चयन किया गया, क्योंकि पहले उनको लगा ही नहीं था कि इतने एजुकेटेड ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। 10th पास में ज्वाइनिंग हुई सबकी, पहली मैं ही ट्रांसजेंडर जिनका पहला ज्वाइनिंग वहाँ हुआ टाटा स्टील में। और आज भी टाटा स्टील मुझे बहुत महत्व देती है, हर चीज़ों में आगे रखती है। आज पूरे भारत से 122 ट्रांसजेंडर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ट्रांसमेन ट्रांसवुमेन, और जो भी कंपनी की सुविधाएं होती हैं वह हमें मिल रही है। क्वार्टर मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, फैमिली को मेडिकल मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सारी चीज़ें हमें हो रही हैं हमारे साथ में। अमरजीत के कामों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते हैं। विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। आज उनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कई कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। महिला दिवस जैसे कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। बहुत सारे बच्चे हैं, 26 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। उनके भविष्य के बारे में मुझे सोचना है, क्योंकि शिक्षित नहीं हैं, बेरोजगार हैं, इधर उधर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। मैं अभी टाटा स्टील में कार्य करती हूँ, लेकिन
दोनों चीज़ें मैं साथ में नहीं कर पा रही। पिछले 8 महीनों से मैं 6 से 7 महीने हो गए मैं ड्यूटी नहीं जा पा रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं काम करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाती, मैं जा नहीं पाती, लड़ नहीं पाती, क्योंकि हर 5 दिन मुझे रांची जाना होता है या दिल्ली जाना होता है, क्योंकि अपनी बातों को रखना होता है। और कंपनी में काम करने के साथ मैं दोनों चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ। कल ही कंपनी की तरफ से मुझे चार्जशीट मिल गया कि आपको क्लियर करना होगा कि कैसे करना है। तो मैं जॉब छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ अपने लिए सोचना मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे समाज के और भी बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ करना है। वो आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एम हैं। अभी उनकी योजना है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं, अम्मा हम एक छौ नाच की टीम तैयार करेंगे, हम नेशनल तक जाएंगे झारखंड के इस छौ नाच को लेकर के। लेकिन कहाँ करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। हम कहीं पे अगर जैसे मैं अभी टाटा स्टील के क्वार्टर में रह रही हूँ, अगर मैं किराए पे मकान लेने जाऊँगी मुझे घर नहीं मिलेगा। आज जब मुझे चार्जशीट मिल गई है तो मेरे लिए सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन उठ गया कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ये दुविधा मेरे साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे समाज के हर एक व्यक्ति के साथ ये दुविधा है कि उन्हें घर नहीं मिलता किराए पे। अगर मिलता भी तो ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है, और अगर उनका किराया 2000 रुपये तो हमारे समुदाय के लोगों से उसका किराया 4000 रुपये लिया जाता है। तो ये सोचे कितनी दुखद चीज़ें हैं कि हम जो कमाने वाले नहीं हैं, हमारे परिवार साथ नहीं देता, समाज साथ नहीं देता, और समाज हमारे साथ ऐसा करता है। दिक्कतें बहुत है, अगर हम गिनने भी बैठेंगे तो मतलब कि दिक्कतें ही दिक्कतें निकलेगी, निवारण नहीं निकलेगा। लेकिन निवारण किसको करना, हमें करना है, और मैं करूँगी। हमने ठान लिया, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। हम मिल के हमेशा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, उनसे अपनी बातों को रखते हैं। मंत्रालय जाते हैं, मंत्रालय में जाके अपनी बात करके सर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आज तक अगर आप देखेंगे, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जगह थी, ट्रांसजेंडर के लिए नहीं थी। आज हमने फाइट करके सदर अस्पताल में अलग से ट्रांसजेंडर के अलग से विंडो बनाया है, ताकि अब हम जाएँ तो अपनी लाइन में लगें। ऐसा ना हो कि हम पुरुषों की लाइन में लगे, महिलाओं की लाइन में लगे। हमेशा कहते तो महिलाओं की लाइन में वो कच करती थी, पुरुषों में लगने से उनको प्रॉब्लम होती थी। अब हमारे अलग से खिड़की बन गए, वहाँ जा कर के अपनी पर्ची बनाएंगे, अलग से हमारे शौचालय बन गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि रांची नगर निगम ने इसकी पहल करी और वहाँ पे शौचालय बन गए। अभी हमने हर जगह कहा है कि हर जगह पे ट्रांसजेंडर शौचालय होने चाहिए, ताकि अगर मैं कल को किसी जगह जाती हूँ तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि महिलाओं में जाऊँ या पुरुषों में जाऊँ, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो मैं अपने ही जो मेरे लिए निर्धारित शौचालय है मैं उसमें ही जाऊँगी, जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, मेरे लिए सही रहेगा। अमरजीत सिंह ने थर्ड जेंडर के अधिकार की लड़ाई वर्ष 2015 में शुरू की। उत्थान नामक संस्था बनाकर इस वंचित समुदाय के लोगों को जोड़ा। कई जागरूकता कार्यक्रम और हस्ताक्षर अभियान चलाए ताकि थर्ड जेंडर के बारे में लोगों की धारणाएं बदले। हमेशा एक बात होती है ना कि लोग जब आपको ताने मारते हैं ना, तो उस जगह आप उदास नहीं होइए, उस जगह खुश होइए, क्योंकि वो ताने जो हैं वो स्ट्रांग बनाते हैं। तो उन तानों ने ही मुझे स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, आज वो कहावतें भी हैं कि जिस पेड़ में फल लगते उसमें ही लोग पत्थर मारते हैं। तो क्या था कि जब मुझे लोग ताने मारते तो मेरे अंदर यही चीज़ें आई कि कुछ तो अलग है, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। क्योंकि आज नाम उनका होता है, या तो वो बहुत नामी है या तो बहुत बदनाम है। तो मुझे यही लगता था या तो मैं बहुत अच्छी हूँ या तो मैं बहुत बुरी हूँ। तो ये चीज़ें हुई और मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। और अलग करने की बात हमने सड़क बनाने से की थी। स्टेशन पे सड़क बहुत टूटी हुई थी, हमेशा लोग जो है रैली निकालते थे, कभी कोई कहाँ जा रहा, कभी कोई कहाँ जा रहा, उसका मतलब कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हम कुछ किन्नरों बहनों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम इसको करते हैं। पैसे नहीं थे, हमने 100 रुपये मिला है, 100 रुपये मिला के हमने सीमेंट, गिट्टी, बालू खरीदा, चले गए स्टेशन ऑटो में और वहाँ पे हमने सड़क को बनाया। और सड़क को तो हम नहीं बना पाए उतने अच्छे, क्योंकि बारिश होने लग गई। लेकिन सोचिए कि इतने दिन से जो रेलवे सोई थी, एक दिन हमने काम किया, वो सड़क दूसरे दिन बन गई। उसका पेपर कट आज भी मेरे पास है, मैंने उसको संभाल के रखा, क्योंकि उससे मुझे एक सोच आई कि जब इतने दिनों से जो प्रयास नहीं कर पाए हमने उसको एक दिन में किया और दूसरे दिन सरकार ने ध्यान दे दिया। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकारें आगे आएंगी, हम देश दुनिया को बदल सकते हैं, बस हमें मौका देने की ज़रूरत है। तो मौका अभी हम प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस अधिकार की लड़ाई के बाद दस्तावेजों में स्त्री पुरुष के साथ थर्ड जेंडर का भी कॉलम होना अनिवार्य हो गया। यह अन्य नहीं बल्कि एक पहचान थी। अमरजीत ने अपने अनुभव से, अपनी लड़ाई से प्रेरणा लेकर थर्ड जेंडर के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्हीं की तरह और भी थर्ड जेंडर हैं
जो देश के विभिन्न शहरों में थर्ड जेंडर को पहचान दिलाने में लगे हैं। कोई सब इंस्पेक्टर तो कोई विधायक बड़े बड़े पद पर नौकरी कर रहे हैं। देखिए, अगर समाज की हम बात करते हैं तो समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। हम समाज से किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक किन्नर हूँ, मेरे परिवार ने मुझे संभाला है, लेकिन सबके परिवार सबको नहीं संभालते हैं। जब परिवार साथ छोड़ देगा तो समाज तो हमें कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। अगर आज मैं अपने घर में हूँ, मेरी माँ है, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, तो वो एक समाज के साथ जुड़े हैं, तब मैं जुड़ी हूँ। अगर मैं परिवार में ही नहीं रहूँगी तो समाज से मैं वंचित हूँ। और समाज का क्या है, अगर आप समाज के बीच में रह रहे हैं तो अगर आप अच्छे हैं तो भी समाज की आंखों में खटकेंगे ही खटकेंगे। क्योंकि एक कहावत मैंने बहुत पहले सुनी थी कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और वो गधा था। वो गधे को लेकर के जा रहे थे, तो लोगों ने उनसे कहा कि देखो ये गधे को ढो के लेके जा रहे हैं। जब पति ने पत्नी को गधे के ऊपर बिठा दिया तब भी लोगों ने कहा कि पत्नी का गुलाम है। जब पति को गधे पे चढ़ गया और पत्नी को उतार दिया तब उन्हें कहा कि देखो पत्नी से काम करा रहा है। फिर वो लोग कह के दोनों गधे पे चढ़ गए, तो फिर क्या हो कि जब दोनों गधे पे चढ़े तो समाज ने कह दिया कि देखो कितने अत्याचारी गधे के दोनों चढ़ गए हैं। फिर जब गधे को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, फिर समाज बोलने लगा कि देखो कितने बेवकूफ़ गधे को अपने लेकर चल रहे हैं। तो मतलब समाज किसी तरह से खुश नहीं है। समाज को बस बोलना आता है, समाज कभी किसी चीज़ को समझता नहीं है। थर्ड जेंडर धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहे हैं। हालांकि उसे इसके लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। कानूनी स्तर पर बराबरी का हक मिल तो गया है, पर समाज की मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब समाज उन्हें पूर्णतः स्वीकार लेगी। आज बिहार में हर जिले में एक ट्रांसजेंडर को इंस्पेक्टर पोस्ट में लिया गया है। तो झारखंड सरकार को भी इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि आज देखेंगे झारखंड हर चीज़ में आगे हैं। हमारा ध्वनि ने इतना नाम कमाया, उन्होंने झारखंड के नाम को रोशन किया। आज झारखंड को लोग जानते हैं, इतनी बड़ी कंपनी टाटा झारखंड में ही है। झारखंड से इतना कोयला निकलता है, लेकिन सरकारें कहाँ सो रही हैं हमारे लिए। आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक भी योजनाएं नहीं है। आज भी हम हर एक योजनाएं के लिए मुझे दौड़ना पड़ता है। आज ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बन रहा है। सोचिए, झारखंड में 24 जिले, 24 जिलों में मुझे जाना पड़ता है बताने के लिए कि ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेंगे। उनको अवेयरनेस नहीं है कि ट्रांसजेंडर होते क्या है, ट्रांसजेंडर के क्या क्या स्कीम है, क्या होना चाहिए। तो सरकारों को यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको अवेयरनेस, उनके साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि वो एक्टिव बने, उनको पता चले कि ट्रांसजेंडर होते क्या है, इनके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। आज मैं रांची में गई थी, हमारे स्टेट है वो, वहाँ मैंने जब बात रखी कि पेंशन योजना इनको देनी है, तो उन्होंने HIV एड्स का फॉर्म निकाल के दे दिया। तो बताइए, हम HIV एड्स में अपना फॉर्म भरेंगे पेंशन लेने के लिए? नहीं। सरकार ने जब पेंशन योजना शुरू की तो अलग से हमारे लिए फॉर्म होने चाहिए, अलग से सारी योजनाएं होने चाहिए, क्योंकि हम अलग हैं। अगर हम एक होते तो आज हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, आज हमें इतनी अपने लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता। आपने हमें अलग किया, समाज ने हमें अलग किया, तो योजनाएं भी हमें अलग से होनी चाहिए और सरकारों को सोचना चाहिए। सरकारें नहीं, जितनी और कंपनियां हैं, यहाँ जमशेदपुर में काफ़ी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है। अभी आप देखें, किया मोटर्स ने एक छोटी पहल की, उन्होंने 2 ट्रांसजेंडर को वहाँ पे काम पे दिया। ऐसे आदित्यपुर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, रांची में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अपना CCL है, उनको भी प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो इतना, आप हमेशा लोग बोलते हैं अरे तुम लोग मांगते क्यों हो। अरे मांगने के लिए आपने छोड़ दिया है, आप हमें मौका तो दीजिए, हम खरे उतरेंगे। अगर आज आप देखेंगे जिस तरह टाटा ने पहल करी है, टाटा ने क्या कह दिया कि आप 10th पास हैं तभी आपको लिया जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मैं भी हो सकता है टाटा में नहीं रहती, क्योंकि मैं 6ठी तक पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने प्राइवेट से 10th दिया, इंटर दिया। अगर आज मैं भी 6ठी पास होती तो शायद मैं भी जॉब नहीं कर रही होती। तो सरकारों को मौका देना है, हमें लोगों को हमसे मिलकर साथ चलना, ताकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे ना कि हमेशा हम बात करते हैं कि एक महिला के साथ बलात्कार हो गया, आप देखेंगे 80% बलात्कार ट्रांसजेंडर के साथ होता है, कहीं पे किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो कैंडल मार्च निकल जाते हैं, रैलियां निकल जाती, कभी किसी ट्रांसजेंडर के साथ होता है तो कोई खड़ा नहीं होता। उस समय कह देता गलती हमारी है। हम कहाँ गलत हुए? क्या हमारे लिए आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है? थोड़ी सी तो दया दिखाइए। आज भी अगर मेरे साथ कुछ होता, अगर मैं पुलिस थाने जाती हूँ, मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है, मुझे दुत्कार दिया जाता है। कुछ दिन पीछे की बात है, जब SSP यहाँ थे प्रभात सर, उस समय हमारे तृतीलिंग समुदाय के साथ पुलिस वालों ने, जो टाइगर मोबाइल वाले होते, उन्होंने छेड़खानी करी, उसका पर्स छीन लिया, थाने में ले गए, उनसे गंदी बातें करी, कहा तुम्हारे परिवार को बुला के लाओ, ऐसा वैसा करो, मानगो थाना लेकर के गया उनको।
उनके बाद जब उसने मुझसे फ़ोन किया, जब वो थाने से छूट के मेरे पास आई, जब हम एसएसपी के पास गए, वह बदल गए कि हमारे जमशेदपुर में टाइगर मोबाइल पुलिस है ही नहीं। तो सोचिए जब प्रशासन हमारे साथ ऐसा करेगी तो आम जनता से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीदें तो है ही नहीं किसी से। इसलिए हमेशा कई बार ऐसा होता है हमारे समाज के लोग खुद लड़ने पे उतर जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, फिर समाज बोलते हैं ये लोग ऐसा करते हैं। लोग हमें मजबूर कर देते हैं। जब आप बताइए अगर कोई आपकी नहीं सुनेगा तब आप क्या करेंगे? तब तो आप अपने शस्त्र का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि शस्त्र तो उठाना पड़ेगा और हमारे पास वही शस्त्र होता है जो हम उठाते हैं। हम कपड़े उतारते हैं, हम फिर तालियां पीटते हैं, तब समाज कहती है आप लोग गंदे हैं। तो गंदे होने के लिए आप हमें फोर्स करते हैं, हम गंदे नहीं हैं, हम भी आपकी तरह हैं। मैंने भी अगर आज साड़ी पहनी तो ये मेरे माँ की इज्जत है, मेरे बाप की पगड़ी है जो मैंने धारण की है। ये कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि मैं इसको उतार के आपके पास नंगी हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों की सोच है कि हम ऐसे होते हैं। ऐसा होने के लिए आपने हमें मजबूर किया है, हम ऐसे नहीं हैं। सामाजिक ढांचे में जेंडर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज स्त्री पुरुष ही समझने का अभ्यस्त हो गया है। इस अभ्यास के कारण ही थर्ड जेंडर को लेकर जो धारणा बनी है वह उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली थी, और इसी मानसिकता को बदलने की लड़ाई अमरजीत लड़ रहे हैं। थर्ड जेंडर की पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बहुत जरूरी थे। यह मैं भी हूं की लड़ाई थी जिसे कम ही लोगों ने समझा, लेकिन 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिया, और उसके बाद 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई। मैं उत्थान सीबीओ झारखंड एक संस्था है जिसमें मैं अपने ट्रांस बहनों को लेकर मैं काम करती हूँ, उसकी कमेटी मोबिलाइजर हूँ मैं। जैसे उनमें जैसे किसी का ट्रांस कार्ड या फिर उनको जो भी सारी जो उनको दी जाती है उस सुविधा का लेकर हम काम करते हैं उनको लेकर। और जैसे हम यहाँ से लेकर हम CKP धनबाद रांची वहाँ पर जितनी भी हैं उन सब बीच में लेकर उन सब के लिए हम काम करते हैं। और जैसे देखा जाए कि अगर जैसे मैं जो भी है तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं चवासा से हूँ और मैंने 10th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई किया है। उससे आगे मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाया, क्योंकि घर पे ना उतने मेरे सपोर्टेड थे ना कुछ ऐसा। जैसे स्कूल में अगर मैं जाती थी तो उसमें जैसे टीचर्स अगर स्कूल के स्टूडेंट अगर मेरे साथ कुछ भेदभाव करते हैं तो अगर मैं किसी टीचर्स को जाकर अगर मैं कहती हूँ कि अगर वो ऐसे मेरे साथ करें तो वो लोग मुझे कहते हैं कि जब तुम खुद ऐसा करोगी तो वो ऐसे होंगे, क्योंकि टीचर्स भी हमें ऐसे सपोर्टेड नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसके आगे मैं कभी पढ़ नहीं पाई। उसके बाद मैं स्कूलिंग मैंने बंद कर दी वहाँ से। उसके बाद घर वालों ने मुझे बोला कि तुम्हारे वजह से हमें बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, तो तुम हमारे साथ मत रहो। तो ऐसा उन्होंने कहा तो मैं उसके बाद मैं घर से भाग गई। तो घर से भागने के बाद मैं इधर उधर घूमी, मैं सोचती कि रही कि मैं कहाँ जाऊँगी, किन के पास जाऊँगी। उसके बाद मैं इधर उधर घूमने के बाद मैं अपनी अम्मा को मैं जानती थी, उनको मैं सोशल मीडिया से, वो जैसे ट्रांस को लेकर काम करती थी तो सोशल मीडिया से मैं उनको जानती थी। तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने घर पे आश्रय दिया, उसके घर पे रहने को दिया मुझे। उसके बाद उसके जो संस्था जो चलाती है वो उत्थान, उस पर मुझे काम दिया। उसके बाद काम मिलने के बाद मुझे एक नया पहचान मिला। मुझे उत्थान सीबीओ में काम करती हूँ, ये आपका 6 महीना हो रहा है। तो ये सब मेरे कम्युनिटी मेंबर हैं और ये मेरी गुरु है जो सीबीओ की सेक्रेटरी हैं। और मैं एक कमेटी मोबिलाइज़र हूँ जो कमेटी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ ये क्वार्टर में हैं, तो ये क्वार्टर हम लोग को 1.5 साल हो रहा है। ये तार कंपनी में हम लोग को वेंडर के अंडर में जॉब दिया गया है। तो हम लोग इससे भी थोड़ा सा खुश तो नहीं हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी लोग बोलती है कि टाटा स्टील तो मतलब एम्प्लॉय पोस्ट में ले रही है, तो हम लोग तो ये तार कंपनी में हैं,
तो ये भी टाटा स्टील ले रही है, तो उस हिसाब से हम लोग को भी एम्प्लॉय पोस्ट में देना चाहिए ताकि आगे का आजीविका हम लोग का अच्छा से चल सके। तो हम लोग चाहते हैं वही कि हम लोग के लिए भी थोड़ा सोची जाए, टाटा स्टील को भी थोड़ा हम लोग बोल रहे हैं। और सरकार तो उसका तो छोड़िए बात को, क्योंकि वो तो हम लोग का कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना वैकेंसी हम लोग के लिए निकाल रहे हैं, ना झारखंड के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग कितना साल से लड़ रहे हैं, 14 साल हो गया। जैसे कि हम चाईबासा से हैं, तो चाईबासा में भी एनजीओ में काम करते थे और वहाँ BLKS TI था, उसी में 2010 से काम की थी। पहले मेरे को इस चीज़ में बहुत डर लगता था उनसे मिलना, मतलब पता नहीं कम्युनिटी के साथ कैसे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे उन लोगों के साथ मिले, कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है। इनके जो मतलब जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो बधाई कल्चर वाले, थोड़ा बहुत हम लोग को दिक्कत होता है उनके साथ, दरियार में घुसने नहीं देते। लेकिन कुछ दरियार ऐसे हैं जो हाँ अलाउ करते हैं, वो लोग बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं कि वो गुरु चेला वाले सिस्टम से निकलना नहीं चाहते हैं, काम करना मतलब चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ रह के सीख रहे हैं, देख रहे हैं ये सब। और समाज के लिए अमरजीत जी बहुत सारे चीज़ काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करने। हम लोग के लिए भी एक नया चीज़ है किन्नर समाज के साथ काम करना, जिनसे जुड़ के। मैं अमरजीत से मिला था 2020 में। उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपने और अपने सेक्सुअलिटी के बीच। तब मैं अमरजीत जी से हम सफ़र के थ्रू उनसे कांटेक्ट हुआ था और मैं उनसे मिला था और उनके साथ मैंने काम करना चाहा। और हमने एक पेज बनाया उस टाइम पे, और जिसके थ्रू उस टाइम पे कोविड चल रही थी, तो हमने ऑनलाइन अवेयरनेस करना चालू किया उस टाइम पे। जैसे ही धीरे धीरे कोविड ख़त्म हुई, फिर हम अमरजीत जी के टीम में शामिल हुए और उनके ऑर्गेनाइजेशन उत्थान के थ्रू हम अलायंस इंडिया की जो वधु प्रोग्राम चल रही थी, उसमें हमने मिलके ट्रांस कम्युनिटी के साथ अलग अलग मुद्दों पे काम किया, जैसे HIV टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और ट्रांस कार्ड बनाना हुआ, राशन कार्ड बनाना हुआ, राशन वितरण हुआ। ये सभी कामों में हमने उनके साथ काम किया है। अभी फ़िलहाल हम जब बोलते हैं कम्युनिटी के बारे में, तो बहुत सारे धारणाएं रहती कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, बिकॉज़ हम कभी कम्युनिटी के साथ उतना ज़्यादा मिले ही नहीं हैं। जब तक हम उनके साथ मिलेंगे नहीं, उनसे उनके भावनाओं को नहीं जानेंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता कि हम उनके बारे में जान सकें। तो हम बोलेंगे आप पहले अपना हाथ बढ़ाइए, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए, फिर वो देखेगा, वो रिएक्शन डिफरेंट रहेगा। जैसे हम जब स्टार्टिंग में काम करते, हमें भी लगता था कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है उनके साथ जब हम काम करेंगे, बट रियलिटी कुछ और है। उनको बस अब प्यार से जब कुछ बोलेंगे तो प्यार की भाषा सभी समझते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम प्यार से जब तक उनके साथ बर्ताव नहीं करेंगे, तो वो रिएक्शन भी वैसे नहीं रहता है, क्योंकि समाज ने हमेशा से ही कम्युनिटी को एक अलग रखने का ट्राई किया है, बिकॉज़ उनको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कैसे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आप उन्हें अपनाइए, प्यार से अपनाइए, तो वो भी आपको अपनाएंगे। बस हमको प्यार की ज़रूरत है, कम्युनिटी को बस प्यार की ज़रूरत है। इससे वो आपका बड़प्पन होगा कि आप उन्हें अपनाएंगे, बिकॉज सोसाइटी से हम बस इतने ही दरख्वास्त करते हैं। उनके भविष्य के विकास के लिए सबको इनका साथ देना होगा। इन्हें शिक्षित होना होगा, जिससे यह नौकरी ले सकें। ट्रेन और सिग्नल पर मांगने वाले थर्ड जेंडर जिन्हें घर से निकाल दिया गया, उनके लिए आश्रय गृह की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य के उपाय करने के प्रति कदम उठाने होंगे। आज अमरजीत अपने परिवार, अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इनके जैसे औरों को भी उनके घर परिवार मिलना चाहिए, क्योंकि यह भी उनका अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम SJ संगीता है। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूँ रनपास रांची से। मैं रिसर्च के वजह से ही अमरजीत जी से मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार। मुझे अभी भी याद है 2022 शायद, जब मैं रिसर्च के लिए अपना डेटा कलेक्शंस के लिए रिस्पोंडेंट्स ढूंढ रही थी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से मुझे मिलेंगे। तो मुझे ऐसे ही एक स्क्रॉल किया तो पता चला कि झारखंड में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उत्थान, जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कम्युनिटी लोग ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, और वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने ऐसे ही उन्हें मैसेज किया, तो फिर तभी तो रिप्लाई नहीं आया, बट जैसे कॉल किया उन्होंने कॉल बैक किया, और जब मैं कॉल में उनकी आवाज़ सुनी, मुझे बहुत ही वो
बहुत ही वेलकमिंग सा एक होता है ना, एक बहुत ही वेलकमिंग से और बहुत सूदिंग सा आवाज़ था। फिर मुझे लगा अच्छा मैं मिल सकती हूँ इनसे, तो फिर मैं उनके एक इवेंट पे गई थी, जो वो एक एडवोकेसी प्रोग्राम करवा रहे थे जमशेदपुर में। फिर वहाँ पे इन पर्सन उनसे मिली, फिर जो मुलाकात वहाँ से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उनके कोई भी इवेंट्स होती हैं ट्रांसजेंडर एडवोकेसी, सेंसिटाइजेशन, उन सब पे वो इनवाइट करते हैं। और हम भी जब रिनपास में कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो हम भी इनवाइट करते हैं। और मुझे उस दौरान मुझे ये पता चला कि अमरजीत जी कितना एक्टिवली अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से टाटा स्टील की पहली एम्प्लॉई रही हैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी से, और भी बहुत लोगों को भी उन्होंने हेल्प किया टाटा स्टील तक पहुंचने के लिए और लाइवलीहुड्स के लिए। और अभी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि अपने ऑड से लड़ के वो अपने कम्युनिटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल और एक क्या बोलूँ, एम्पावर कर रही है अपने कम्युनिटी के लिए एक एग्जाम्पल बन के। और मैं उनको बहुत ही अच्छे लाइक बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि उनका काम ऐसा ही रहे। और हम लोग के बीच में जो एक मेंटल हेल्थ और का रिलेशन बना है, लाइक वो भी मुझे वहाँ से कोई अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो रिफ़र करती है, अगर उन्हें कभी उनकी भी कभी लो मूड होता है, कुछ होता है, वो अपनी काउंसलिंग करवाती है। उनके अंदर वो स्टिग्मा नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके, और इस चीज़ को मैं उनके कम्युनिटी को भी बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके। वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी। तो उन्हें और कोई भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो तो उन्हें काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स के पास आना चाहिए। जैसे कि हम मतलब अगर हम देखें तो 2014 में इन्हें सबसे पहले थर्ड जेंडर की आइडेंटिटी मिली थी ट्रांसजेंडर्स को, और फिर 2019 में इनके लिए ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ। और उसमें इनको बहुत सारे चीज़ों में कहाँ ये इक्वल है, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, कहीं रहना हो, प्रॉपर्टी परचेज हो, एजुकेशन हो, ये सब में इन्हें हमें इक्वली देखना है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। एंड मेंटल हेल्थ के एक्ट में भी अगर आप देखेंगे 2017 की जो एक्ट है, हर इंसान को, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअलिटी से बिलोंग करता हो, सबके ये ह्यूमन राइट है कि एक हेल्थ या मेंटल हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उन्हें अवेलेबल हो, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की सुविधाएं अवेलेबल हो। और एक कोट है शायद मैं उनका नाम बोल रही हूँ, जे डाउसन, शायद एक ऑथर, इंग्लिश ऑथर है, और वो खुद भी एक ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर वुमन है। तो उन्होंने एक कोट कही थी कि रिमेंबर दिस, whoever you are, however you are equally valid, you are equally justified, you are equally beautiful। So मैं यही पूरे कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी कि इस कोट को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझेंगे, और आप जब खुद को ऐसा एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत समाज भी समझेगी, और समाज को तो काफ़ी अभी अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। और बट लोग, समाज में भी ये काम चल रही है, इनको लेके लोग भी काफ़ी एलाइज बन रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। तो मे बी अ डे विल कम जब ये लोग हमें एक अलग जैसा ना दिखें। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे रंग होते हैं और हर रंग खूबसूरत होता है, तो हर रंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने आप को बस ये और ये में नहीं बांध के रखना चाहिए, इसके बीच के भी जितने रंग हैं सब खूबसूरत है, और एक्सेप्ट कीजिए। फीकी चुनरी देव की फीका हर बंधेज, और जिसने रंग दिया रूह को वो सच्चा रंग। उपरोक्त पंक्तियाँ समर्पित है अमरजीत को, जिन्होंने हर चुनौती को जीतकर अपने कार्यों द्वारा अपने नाम को अमर कर दिया है। वेल्डन इंडिया की टीम आपको प्रणाम करती। मिलते हैं अगले अंक में एक और प्रेरणादायक शख्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।